च 45 घड़ी की रफ्तार आगे। इतने में शगुन ने अपने आप को झटका और चिराग से अपनी नजरें चुराने लगी। उसकी दिल की धड़कन ने उसे चिराग की बाहों में घबराहट से भर दिया था, जिस वजह से वो उससे दूर होने की कोशिश करने लगी। पर शायद चिराग का उससे दूर जाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वो अभी भी उसे कसके थौमे खड़ा था। और जैसे ही शगुन ने अपना सर थोड़ा हिलाकर साइड किया तो चिराग के होंठों उसके कान को छूने लगे, जिसने चिराग को और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। फिर तभी शगुन ने ये महसूस करते हुए चिराग के कान पास आकर उससे कहा, चिराग मुझे वॉशरूम जाना है। शगुन का ये कहना चिराग को होश में ले आया और उसने धीरे से शगुन को खुद से दूर किया। फिर शगुन वहां से तुरंत अपनी घबराहट को कम करने के लिए वॉशरूम की तरफ जाने लगी। यहाँ चिराग उस डांस फ्लोर पर कुछ सेकंड तक एकदम सुन्न खड़ा रह गया और अपने अंदर की फीलिंग से लड़ने की कोशिश करने लगा। फिर एक गहरी सांस भरते हुए वो वहां से जाने लगा कि तभी उसे अपने हाथ पर एक पकड़ महसूस हुई। एक लड़की जो उसे काफी देर से नोटिस कर थी, या कहे कि शगुन के साथ उसकी बॉन्डिंग देख उस पर फिदा ही हो गई थी। उसने चिराग को रोक लिया। फिर उसने चिराग के कान के पास आकर कहा, हे हैंडसम, डू यू वांना डांस विथ मी। अब चिराग को कोई खूबसूरत लड़की इतने प्यार से उसके साथ डांस करने के लिए बोले तो चिराग उसका दिल कैसे तोड़ सकता था। और शायद ये बात चिराग की फितरत में ही भी शामिल थी, जिस पर हर लड़की कुर्बान थी। इसलिए वो उसके साथ पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ डांस करने लगा, या कहे कि वो लड़की उसके साथ डांस करते हुए पूरी तरह चिराग के साथ फ्लर्ट करने में लगी थी। फिर वो उसका हाथ थामते उसे एक कोने में ले जाने लगी। इतने में चिराग इससे पहले कि उसे मना कर पाता कि तभी उस लड़की ने चिराग की नेक पर किस कर लिया, जिससे चिराग एकदम जम सा गया। पर फिर भी उसने उस लड़की को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर वो लड़की इतने नशे में थी कि इसलिए चिराग उसके साथ किसी भी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, जिससे कोई तमाशा पैदा होता है। फिर वहां शगुन भी आ गई और उसकी नजरें चिराग को खोजने लगी और उसने एक दीवार के पीछे उसकी जैकेट को देख लिया और वो वहां बढ़ने लगी। फिर वहां का नजारा देख वो एकदम टूट ही गई। वो लड़की चिराग की नेक पर किस करने में लगी थी और चिराग ने उसकी दोनों बाजुओं को कसके पकड़ रखा था, जो असल में उसने उसे खुद से दूर करने के लिए पकड़ रखी थी। पर चिराग और उस लड़की को कोई भी ऐसे देखता तो उसे समझने में जरा भी मुश्किल नहीं होती कि वहां चल क्या रहा था, और वही शगुन की आंखों ने भी महसूस किया। और जब चिराग की नजरों ने अपने पास खड़ी शगुन को देखा तो वो पूरी तरह से शॉक हो गया, और शगुन ने भी वहां से मुंह फेरते हुए जाना बेहतर समझा और वो वहां से जाने लगी कि तभी चिराग ने उस लड़की को आखिरकार खुद से दूर किया और वहां से जा रही शगुन को रोकने निकल पड़ा। डॉट 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 शगुन, शगुन रुको। पर शगुन ने उसकी एक ना सुनी और वो वहां से बाहर निकल गई। इस समय शगुन का दिल पूरी तरह से टूट गया था, ये सोचते हुए कि वो बेकार में चिराग को लेकर अपने दिल में गलतफहमी पाल रही थी, पर चिराग वो तो सुधारने वाली चीज ही नहीं है। ये सोचकर आगे बढ़ती हुई शगुन की आंखें भी नम होने लगी थी और चिराग उसके पीछे भागते हुए आया और फिर उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। शगुन, मेरी बात सुनो, जो तुमने देखा ऐसा कुछ नहीं था। चिराग शगुन को समझाते काफी डरा हुए सा लग रहा था, जैसे कहीं उससे कोई कुछ छीन न ले, पर शगुन वो तो इतने गुस्से में थी कि उसने चिराग के हाथ को झटक दिया और बिना कुछ कहे ही आगे बढ़ने लगी कि तभी चिराग ने उसे एक बार फिर से उसके हाथ को थामते हुए उसे रोक लिया। एक बार मेरी बात सुन तो लो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं क्या? और चिराग की बात सुनते ही आखिरकार शगुन का गुस्सा फुट ही पड़ा। हाँ, नहीं है तुम पर भरोसा, क्यों होगा? ये सब मैंने कोई पहली बार नहीं देखा है चिराग, और मुझे लगता है तुम्हारी औकात इतनी गिरी हुई है कि चिराग बंसल किसी को वो अपने मुंह लगा लेता है। शगुन की बात ने चिराग को इतना उबलने पर मजबूर कर दिया कि उसकी आंखों में एक गुस्सा उतरने लगा, जिसमें एक अजीब सी नाराजगी थी। और इसी गुस्से के चलते चिराग ने शगुन के बाजुओं पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसे अपनी करीब खींच लिया। मैंने कहा ना, आज मैंने कुछ नहीं किया। चिराग ये सब बोलते हुए अपनी आंखों से शगुन की नम आंखों में देखते हुए उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। पर आज शगुन की तकलीफ इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने एक झटके से चिराग को खुद से दूर धकेला और कहने लगी, तो तुम ये सब मुझे क्यों समझना चाहते हो? तुम कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं तुमसे। मैं कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड या वाइफ नहीं हो, मिस्टर बंसल। शगुन का ये बोलना चिराग को एकदम खाली कर गया, क्योंकि उसके पास सच में ना तो कोई हक था ना ही शगुन की बातों का कोई जवाब। पर फिर वो उसे क्यों समझना चाहता था, इस बात की उलझन ने चिराग को घेर लिया। इसलिए उसने शगुन को एक शब्द भी नहीं कहा और बस उसे खुद से दूर जाते हुए देखने लगा। और यहाँ शगुन ने अपने लिए ऑटो रोका और वो उसमें बैठकर वहां से जाने लगी। शगुन जाते हुए चिराग का चैन भी अपने साथ लेकर चली गई और यहाँ चिराग यहाँ ऐसे खड़ा था जैसे कि उसे किसी सदमे ने घेर लिया हो। आज चिराग को उतना ही दर्द हो रहा था जितना कि पहले शगुन के लंदन जाने पर उसे हुआ था।
और ये रात इन दोनों के ही टूटे दिल के जख्म को एक बार फिर से कुरेद कर चली गई। यहाँ एक दिन ऐसे ही बीत गया और फिर दूसरे दिन की सुबह जब वेद अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर अपने रूम में आया तो उसने देखा कि अनिका क्लोसेट रूम में कुछ टटोलने में लगी थी। जिसे देख वो उसके पास पहुंच गया और उसे बड़े ध्यान से देखकर बोला, क्या ढूंढ रही हो तुम? जिस पर अनिका पहले तो वेद को देख थोड़ा हिचकिचाई, फिर वेद की बात का जवाब देते हुए बोली, कुछ नहीं, वो अपनी ब्लैक ड्रेस ढूंढने रही थी। याद है जो अपने मुझे पहली बार दिलाई थी, वो वाली, आज रात पहनने लिए। ये सुनते ही वेद के चेहरे पर एक अलग ही रिएक्शन आया गया। फिर उसने हंसते हुए अनिका के कहा, लेकिन तुम उसे क्यों ढूंढने में लगी हो? नई ले लेने ना। जिसे सुनते ही अनिका ने अपनी नाक चढ़ाते हुए वेद से कहा, वेद, मुझे पैसे वेस्ट करना पसंद नहीं है, और वैसे भी वो ड्रेस मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि वो मुझे आपने दिलाई थी। जिसे सुनते ही वेद के चेहरे पर एक हल्की प्यारी सी मुस्कुराहट बिखर गई और उसने अनिका का हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी ओर किया, उस कवर का डोर बंद किया। फिर अनिका ने कहने लगा, पर वो ड्रेस तुम उस दिन रिजॉर्ट की पार्टी नाइट वाले दिन पहन चुकी हो, और मैं अपनी वाइफ को हर दिन नए रूप में देखना चाहता हूँ, इसलिए आज अपने लिए एक नई ड्रेस ले लें और मुझे अपनी खूबसूरती से सरप्राइज कर देना। ऐसे कहते हुए वेद ने अपनी उंगलियों को अनिका की उंगलियों में फंसा लिया और उसे अपने एकदम करीब कर लिया था। फिर उसके मुस्कुराते हुए होंठों को प्यार से चूमते हुए बोला, हैप्पी वैलेंटाइन डे माय लव। जिसके जवाब में अनिका ने भी मुस्कुराते हुए उसे हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू टू वेद कहने लगी। जिस पर वेद और भी ज्यादा मुस्कुरा उठा और उसके चेहरे को अपनी हथेली में भरते हुए उसके गाल को सहलाने लगा और एक बार फिर से उसके मुलायम होठों को चूम उसे किस करने के बाद अलग हुआ। तो अनिका ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के बड़े प्यार से उसके पतले होठों को धीरे से चूम लिया। आज पहली बार अनिका ने वेद के होठों को अपनी मर्जी से छुआ था, जो वेद के लिए किसी भी सरप्राइज गिफ्ट से बढ़कर था। ऐसे करके उसने आज जाहिर कर दिया था कि अब वो भी वेद को भी पूरी तरह से अपना बना लेना चाहती थी। उस किस के बाद वेद ने अनिका को अपने सीने में छुपा लिया और वो उसकी नेक और उसके बालों को सहलाने लगा। फिर पल भर के सुकून के बाद अनिका ने वेद के सीने पर हाथ रखते हुए अपने सर को उठाया और वेद से पूछने लगी, वेद, आज रात आप आएंगे ना? उसका यूं पूछने पर वेद ने उसकी आंखों में देख अपनी सर्द आवाज में उसे हम किया और अपनी गर्दन हिलाते हुए उसे कहने लगा, क्यों नहीं आऊंगा। जिसे सुनते अनिका के दिल खुशी की लहर सी दौड़ पड़ी और वो एक बार फिर से वेद की बाहों में छुप गई और वेद ने उसके बालों को चूम लिया और दोनों कुछ देर तक ऐसी ही एक दूसरे की खुशबू में लीन रहे। फिर वेद अपनी होटल के लिए निकल गया और उसके जाने के अनिका रात के लिए इतनी उतावली हुए जा रही थी कि फिर से अपने रूम चली गई। उसे ऐसे चहकते हुए देख डाइनिंग टेबल से आती शालिनी की आंखें छोटी हो गई। फिर एक तिरछी मुस्कुराहट के खुद से बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ने लगी, आज जितना चहकना उतना चहक लो, आज के बाद सब बंद। ये कहते कहते वो लिविंग रूम में आकर सोफे पर बैठकर किसी को फोन मिलाने लगी। हेलो, क्या मेरी बात मिस्टर नवीन देसाई से हो रही है? जिस पर सामने बैठा एक अधेड़ उम्र का बिजनेसमैन, जिसका ओरा देख वो काफी प्रतिभाशाली लग रहा था, वो अपनी कड़क आवाज में शालिनी से बोला, जी, और आप कौन? जिस पर शालिनी ने एक साजिश भरी मुस्कुराहट से अपनी बात कही, मिस्टर देसाई, मैं शालिनी बंसल बोल रही हूँ, अपनी मुझे पहचाना या नहीं? जिस पर नवीन ने उसे पहचानते हुए कहा, अरे मैसेज बंसल, कैसी बात कर दी आपने, हम आपको क्यों भूलेंगे, कहिए आज ऐसे पर्सनली कॉल करने का कोई रीजन? और आखिरकार नवीन ने खुद ही वो सवाल कर लिया। जिसे सुनते ही शालिनी की मुस्कुराहट और बढ़ गई और वो कहने लगी, एक पर्सनल फेवर के लिए ही आपको कॉल किया है मिस्टर देसाई, और अगर वो आज मिल जाता तो मेरे बेटे का डिवोर्स होने बच सकता है, या कहूँ कि आप बचा सकते हैं। शालिनी का ये कहना नवीन को थोड़ा कंफ्यूज कर गया। जी, क्या कहा आपने? मैं कुछ समझा नहीं, उसने ऐसा कहते हुए शालिनी से सवाल किया। तो शालिनी ने हंसते हुए कहा, अब आपको तो सब पता ही मिस्टर देसाई, आप वेद को कितने सालों से जानते हैं, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर इतना ज़्यादा एक्टिव रहता है, पर अब अभी उसकी नई शादी हुई, पर उसका अपनी वाइफ पर कोई ध्यान ही नहीं है। जिसे सुन नवीन मुस्कुराते हुए बोला, ये तो है, मिस्टर वेद अपने काम को लेकर बहुत फोकस है। नवीन की बात का जवाब देते हुए शालिनी ने झूठी कहानियां बनाना शुरू कर दिया। वही तो, अब परसों उसकी वाइफ का बर्थडे है, पर उसकी कोई तैयारी ही नहीं है, इस वजह से दोनों एक दूसरे से मुंह फुलाकर घूम रहे हैं। और बस शालिनी की झूठी बातों को जादू नवीन पर चल ही गया। तो मैं आपकी इसमें का हेल्प कर सकता हूँ। यह शालिनी ने ये सुनते अपनी तिरछी मुस्कुराहट से अपनी जीत पक्की कर ली और वो इठलाते हुए बोली,
वेद ने मुझे बताया कि 2 दिन उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है आपके साथ, और उसी दिन मेरी बहू का बर्थडे है। तो क्या आप अपनी उस मीटिंग को आज के लिए प्रीपोन, यानी आज शाम को रख सकते हैं? और बस शालिनी ने अपना खेल दिया, जिसमें उसने नवीन को अपने बातों के जाल में ऐसा उलझाया कि नवीन उसे चाहकर भी माना नहीं कर पाया। ... ठीक है, मैं आज शाम को इस मीटिंग को रख सकता हूँ। नवीन के ऐसा कहने पर शालिनी ने झट से उसकी बात को पकड़ लिया। कोई बात नहीं, आप अगर लेट लाइट भी रख ले तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस इतनी रिक्वेस्ट है कि वेद को मत बताएगा कि मैंने आपसे बात की है, वरना वो काफ़ी एम्बेरसिंग फील करेगा। जिसे सुनते ही नवीन ने एकदम सीधे तरीके से कहा, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जिसे सुनते ही शालिनी ने मुस्कुराते हुए, थैंक यू सो मच नवीन जी, मैं आपका यह एहसान काफ़ी नहीं भूलूंगी। वाई, ये कहते हुए वो कॉल कट कर देती है और उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। वो मुस्कुराते हुए कुछ सोचने लगी और फिर कड़वी हंसी हंसने लगी, जिसे देख कोई भी समझ सकता था उसे इस समय कितना सुकून मिल रहा था। शालिनी के इस सुकून में डूबे रहते हुए दोपहर से शाम ढलने गई और इधर वेद को भी ये पता चल गया था कि उसकी एक मीटिंग प्रीपोन हो चुकी थी। वो बार बार अपनी घड़ी में देखता, जिसमें समय आज उसके ना चाहते हुए भी जल्दी जल्दी आगे बढ़े जा रहे थे और शाम के 7 बज चुके थे। पर उसने न ही उस मीटिंग को मना किया और न ही अनिका को कॉल करके ये बताया कि वो किसी मीटिंग में फंस गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस बात को सुन अनिका का दिल टूटे। इसलिए उसने उसे ना बताना ही बेहतर समझा और जल्द से जल्द अपने आप को इस बेवक्त आई मुसीबत से निकालना लग गया। और जैसे तैसे कर मीटिंग शुरू भी हो गई। इधर आज अनिका ने खुद पर थोड़ी मेहनत खर्च की थी और वो खुद ही तैयार हो गई थी। आज उसने अपने आप को एक खूबसूरत गुलाबी रंग की एक शॉर्ट फोक ड्रेस से सजाया था, जो उसने आज ही वेद के कहने पर ली थी और वो उसे दिखाने के लिए काफ़ी खुश थी। वो गुलाबी रंग उसके गोरे रंग पर काफ़ी जच रहा था। वो पहले ही एक प्राइवेट रिजॉर्ट जो वेद का ही था और काफ़ी परफेक्ट था, उसके एक ग्रांड रूम को जिसे बस सिंपल फेरी लाइट और कुछ गुलाब के फूलों से उसने खुद ही अपने हाथों से सजाया था, काफ़ी प्यारा लग रहा था। और वेद की पसंद का खाना जो उसने जानकी से पूछा था अपने हाथों से बना लिया था, बस और कुछ नहीं। और यही अनिका का स्टाइल था, एकदम सिंपल मगर स्वीट। वो बस आज की रात को वेद के साथ जागकर खुले आसमान के नीचे उस तारों से भरे आसमान को देखते हुए बिताना चाहता थी, जिसके लिए उसने उस रूम की अटैच बालकनी में एक सेटअप यानी एक मैट्रेस भी डलवाया था, जहां वो अपने सुस्त और धीमे कदमों से खुद ही वहां जाकर बैठ गई और उस पर अपने हाथ को फेरते हुए उस आसमान को निहारते हुए कहने लगी, कहाँ हो तुम वेद, काश कि आज तुम मुझे इंतजार नहीं कराते। ये कहते हुए अनिका के चेहरे को एक खामोश उदासी ने घेर रखा था, जो उसकी आंखों में अब वेद का इंतजार करते हुए चुभने लगी थी। क्योंकि रात के 8:15 हो चुके थे और इधर अनिका को वेद के इंतजार की तड़प थी, तो वहीं आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि वेद का ध्यान मीटिंग में कम अपनी घड़ी की रफ्तार पर ज्यादा था, जिसके कांटे आज तेजी से आगे दौड़ लगा रहे थे। वेद न चाहते हुए उस मीटिंग में फोकस करने की कोशिश कर रहा था, जिसे उसके पीछे खड़ा विनोद अच्छे से समझ रहा था, क्योंकि वेद ने मीटिंग के प्रीपोन होने पर काफ़ी गुस्सा भी किया था और विनोद ने उसे काफ़ी मुश्किल से संभाला था। इधर पानी का गिलास अपने होठों से लगाया अनिका ने दीवार पर तंगी उस घड़ी को अपनी खाली नज़रों से घूरा तो उसके चेहरे के सारे भाव एकदम से उदासी में बदलने लगे। फिर उसने उस गिलास को नीचे रखा और अपना फ़ोन चेक किया, जिसमें वेद का ना तो कोई कॉल था और ना ही कोई मैसेज, जिससे अनिका और भी ज़्यादा परेशान होने लगी और वेद को कॉल लगाने लगी कि तभी उसने अपना फैसला बदल दिया। जब तुमने ही मुझे कॉल नहीं किया तो मैं क्यों पूछूं, और क्या पता तुम ट्रैफिक में फंस गए हो। हाँ, यही हुआ होगा। ये सब कहते हुए अनिका ने अपने मन को समझाया और एक बार फिर से जाकर उस मैट्रेस पर बैठ गई और वेद का इंतजार करने लगी। चैप्टर 46 पहला प्यार। आगे उस मीटिंग रूम के अंधेरे तले एक बड़ी सी स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन चल रही थी और साथ में उस प्रोजेक्ट पर डिस्कशन भी, जिसमें उसके लिए की जा रही वो पिच तो जैसे उसके वेद कानों तक पहुंच ना पा रही हो। उसकी आंखों के सामने एक ही मुस्कुराता हुए चेहरा बार बार आ रहा था, वो था अनिका का, जिसे सोचकर उसे आज अनिका की सुबह वाली बात याद आई, जहां अनिका ने उससे पूछा था, ... वेद आज रात आप आएगे ना, जिस पर वेद ने हाँ भी कहा था। जिसे सोचते हुए वेद को अपने ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था, वो उसके चेहरे पर छाते हुए वो सख्त भाव और उसके मुट्ठी भींचने के अंदाज से साफ पता चल रहा था। फिर बस उसके सब्र का बांध अब टूट ही गया और उसने टेबल पर अपना हाथ जोर से मारते हुए वो उठ खड़ा हुआ, क्योंकि वो काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था कि मिस्टर देसाई की टीम उस पिच में काफ़ी बहसबाजी किए जा रही थी, जिस वजह से वो मीटिंग आगे बढ़ती जा रही थी। और वेद ने अपनी जलती आंखों से नवीन के मैनेजर को देखा और अपने दांत पिसते हुए उससे बोला,
आई एम सॉरी जेंटलमैन, मुझे किसी जरूरी काम से जाना पड़ेगा। ये कहते हुए वेद ने जैसे ही अपने कदम बढ़ाए तो नवीन उससे बोल उठा, आप जानते हैं ना मिस्टर बंसल की आपके इस अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से आप इस डील से हाथ धो बैठेंगे। जिसे सुनते ही वेद को आंखें छोटी हो गई और वो नवीन से अपनी पेंट की पॉकेट की हाथ डालते हुए बोला, मुझे कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी मेरे लिए क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेद ये बोलते ही तेज कदमों से बाहर निकल गया। आज उसके ऐसे अचानक चले जाने से सभी इतने हैरान हो रहे थे, क्योंकि इससे पहले उन सभी ने वेद को ऐसे किसी भी मीटिंग को छोड़कर जाते हुए शायद ही कभी देखा हो। पर वहां खड़ा विनोद सब कुछ जान चुका था कि आज वेद ने इतना बड़ा फैसला यानी करोड़ों रुपए सिर्फ अपने प्यार के लिए कुर्बान कर दिए थे। और उसे इस बात का भी सुकून था कि अब कोई तो है जिसके सहारे वेद अपनी आधी अधूरी जिंदगी को पूरा कर सकता था, क्योंकि विनोद ने उसे हमेशा सिर्फ काम में ही डूबा देखा था, पर आज पहली बार उसने अपने उस काम से ऊपर अपने प्यार को जगह दे दी थी। यहाँ वेद अपनी कार को इतनी रफ्तार से आगे बढ़ा रहा था जितना कि उसने कभी नहीं चलाई थी। आज उसे खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था जो उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। ऊपर से उसे बार बार अनिका की उस नशे की हालत में कही हुई बातें याद आ रही थी, जहां अनिका ने उससे बस उसका टाइम मांगा था और बोला भी था उसे वेद बंसल नहीं चाहिए, उसे सिर्फ वेद चाहिए था। यही सोचते हुए वेद अपनी पकड़ उस स्टीयरिंग व्हील पर कसते जा रहा था। फिर उसने अपने दांत पिसते हुए अपना हाथ उस पर दे मारा। नहीं नहीं नहीं, नहीं करनी चाहिए थी ये मीटिंग। तूने ऐसा क्यों वेद, क्यों? ये बोलते हुए वेद का खुद लिए गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और वो अपनी कार को जितना तेज हो सके आगे बढ़ाने में लगा हुआ था। ग्रीन हाउस रिजॉर्ट। यहाँ पहुंचते ही वेद उस रूम में पहुंचा और अपनी घबराई हुई आंखों से उस रूम के हर एक कोने को टटोलने लगा, पर उसे वहां कोई नजर ही नहीं आया, जिससे वेद एकदम टूट सा गया और अपने दांत पिसते हुए मन ही मन अपने आप को कोसने लगा, क्योंकि आज अनिका उससे नाराज हो गई थी और अब वो उसका सामना कैसे करेगा उसे समझ ही नहीं आ रहा था। उसने अपने मायूस कदम जिसे ही आगे बढ़ाए, उसकी नज़रों ने उस रूम की बालकनी की तरफ देखा जहां हवा चलने से वो सफ़ेद पर्दे उड़ रहे थे। फिर उसकी निगाहें वहां टिक सी गई, क्योंकि उसे कुछ तो महसूस हुआ जिस वजह से उसने वहां मुड़ते हुए जब ध्यान से देखा तो अनिका वहीं उसे उस सफ़ेद मैट्रेस पर लेटी हुई थी दिखाई पड़ी। और उसे देखते ही वेद के दिल की धड़कन बढ़ गई। फिर उसने अपने तेज कदमों से बालकनी तक का रास्ता तय किया। अनिका वहां वेद का इंतजार करते हुए सो चुकी थी। वेद ने अनिका के पास पहुंचते ही नीचे झुक अनिका के उस शांत और खूबसूरत चेहरे को देखा जिसे चांद की रोशनी चूम रही थी। उसका यूं वेद का इंतजार करना, वेद के दिल तो जैसे बिल्कुल पिघल ही गया और उसने अनिका के उन बालों को जिन्हें वहां चल रही हवा के झोंके से चेहरे को घेर रहे थे उन्हें प्यार से हटाया और नीचे झुक उसके गुलाबी गालों को चूमते हुए फिर उसके गाल को अपनी उंगलियों से सहलाने लगा, जिससे अनिका की कच्ची नींद झट से टूट गई और वो वेद को देख एकदम हैरान रह गई और उठकर बैठने लगी। पर उससे पहले कि वो उससे कुछ भी बोल पाती कि वेद ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भर उसके होठों को चूमते हुए वो उससे कहने लगा, शुश, कुछ मत बोलना, पहले मुझे कहने दो, मैं जानता हूँ मैं लेट हूँ, बहुत लेट हूँ। ये सुनते हुए अनिका अपनी खाली मगर कुछ नम आंखों से वेद को देखने लगी। उसका मन अभी वेद चिल्लाने का, उसे खूब सुनने का और उससे रूठ जाने का कर रहा था और वो अब वहां से चले जाना चाहती थी। पर ना जाने क्यों उसे वेद की आंखों में आज एक अलग ही दर्द नजर आ रहा था जो उसे वेद के लिए पिघलने पर मजबूर सा कर रहा था। इसलिए उसने वेद की बात मानकर शांति से उसकी बात सुनना जरूरी समझा। और यहाँ वेद ने एक बार फिर से उसके मुलायम होठों को धीरे से चूमा और आगे कहना लगा, आई एम सॉरी, सो सॉरी, इसके लिए मुझे कभी माफ मत करना। और ये बोलते हुए उसने उसके होठों को चूमते हुए अनिका को अपने सीने से लगा लिया। यहाँ वेद को इतना गिल्टी फील हो रहा था कि शायद इससे पहले उसने काफ़ी भी अपने आप को इस एहसास से लड़ते हुए नहीं देखा था, जो आज उसे कहीं ना कहीं खाए जा रहा था। और ये डर भी सता रहा था कि कहीं उसने अनिका का दिल तो तोड़ नहीं दिया। यह उसके सीने से लग अनिका उसके दिल की धड़कन को छूते ही समझ गई कि वेद को सच में बहुत बुरा लग रहा था। और यहाँ वेद ने इस डर से अपनी आंखें मूंद ली कि आखिर अब अनिका उससे क्या कहने वाली थी। और आखिरकार अनिका का जवाब आया। उसने अपनी धीमे से उसका नाम पुकारा, वेद, जिसका जवाब में वेद ने डरते हुए हम किया। तो अनिका ने आगे कहा, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप आएंगे। और जब उम्मीद टूट जाती है और उसके के बाद जब वो चीज़ मिल तो सरप्राइज बन जाता है। ये बोलते हुए अनिका की आंखों में और ना ही उसकी बातों में कोई भी नाराजगी दिखाई नहीं दे रही थी। पर सच्चाई ये भी थी कि वो वेद की मजबूरी को भी समझ चुकी थी। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि वेद कभी भी जानकर उसका दिल नहीं दुखाएगा, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार जो करता था।
और अनिका ये सारी बातें इसीलिए जानकर कह रही थी ताकि वेद अपनी आप को दोष देना बंद कर दे, इसी वजह वो वेद को समझा रही थी। वो वेद के सीने पर हाथ रखते हुए थोड़ा उठी और वेद की आंखों में देखते हुए आगे बोली, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं वेद, सच में कोई शिकायत नहीं है। जिसे सुनते ही वेद को तो जैसे सबसे बड़ा सुकून ही मिल गया था, जिसे पूरा करने के लिए उसने अनिका की नेक को थामते हुए उसके माथे को अपनी होठों की छुअन से सजाया, जिससे अनिका के होंठ जो इतनी देर से बिना किसी भाव सूने से पड़े थे वो वेद के चुमते ही मुस्कुराहट से भर गए, जिनके बिना अनिका अधूरी सी लग रही थी। और बस उसे मुस्कुराते हुए देख वेद को चैन आया। फिर उसने उसकी नेक को सहलाते हुए अनिका से कहा, मैंने कहा था ना तुम वेस्ट वाइफ हो, और आज तुमने वो साबित भी कर दिया। जिसके जवाब में अनिका ने वेद का कॉलर पकड़ लिया और उसे थोड़ा अपने चेहरे की ओर खींचा, फिर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, लेकिन आपको भी वेस्ट हस्बैंड बनाना पड़ेगा वेद। उसके लिए जो आज पहली बार हुआ वो आखिरी बार होना चाहिए, और आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप मेरा टाइम किसी को नहीं देंगे, किसी को भी नहीं, वरना मैं आपको दोबारा माफ नहीं करने वाली। ये कहते हुए अनिका वेद से प्यार भरी नाराजगी जताते हुए अपना हक वेद से मांग रही थी, और वेद ने उसकी इस नाराजगी को महसूस करते हुए अपनी गर्दन हामी भरते हुए हिलाई। फिर अपनी बाहों में अनिका की कमर को भरकर उसे अपनी गोदी में बैठा लिया। फिर उसके बालों को कान के पीछे संवारते हुए उससे बोला, कभी नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। ये कहते हुए वेद ने अनिका को लगभग अपने से चिपका ही लिया था, और बची हुई दूरी को अनिका ने उसके सीने की लिपट कर कम कर दिया, जिससे वेद ने भी उसे अपने हाथों में कैद कर लिया। आज इन दोनों के प्यार ने आज हर साजिश को कमजोर कर दिया, और दोनों कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे की सुकून भरी गर्माहट में यूं ही सिमटे रहे। यहाँ अनिका वेद की गोदी में बैठी हुई थी, जहाँ उसे ये होश तक नहीं था कि वो वेद था इसके ऊपर बैठी थी, पर उसे तो आज बस वेद के पास होने का एहसास और उसकी खुशबू चाहिए थी, जिसके लिए वो ना जाने कितने घंटों से तड़प रही थी। और इधर वेद का भी कुछ यही हाल था, वो भी आज की रात अनिका से 1 इंच भी दूर नहीं चाहता था, और वो उसकी खुशबू में कैद होकर खोते ही जा रहा था। उसे आज अनिका पर इतना प्यार आ रहा था कि उसका बस चलता तो वो अभी अनिका की मर्जी होती और वो हाँ कह देती, तो वो आज पूरी तरह से अपना बना लेना चाहता था, क्योंकि उसे आज एहसास जो हो गया था कि अनिका ही उसका पहला और आखिरी प्यार बन गई थी। एहसास तो आज अनिका को भी अपने प्यार का हो चुका था, जिसे उसने महसूस कर लिया था, जो शायद उसने विशाल के लिए भी कभी महसूस नहीं किया। और आज उसे ये यकीन हो ही गई कि वेद ही उसका पहला प्यार है, जिससे वो अब पल भर की भी दूरी बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। यही सोचते हुए अनिका ने अपनी नम आंखों को मूंद लिया और वेद की गले में अपनी बाहों को और कस लिया और उसकी खुशबू को अपनी रूह में समेटने लगी। कुछ देर बाद जब अनिका को कुछ याद सा आया तो उसने वेद से पूछा, आपने खाना खाया वेद? जिस पर वेद ने उल्टा सवाल अनिका से किया, तुमने खाया? उसकी बात पर वो थोड़ा अलग हुई और अपना मासूम सा चेहरा बना मना करते हुए अपनी गर्दन हिलाने लगी, तो वेद ने धीरे से कहा, मैंने भी नहीं खाया। जिसे सुनते ही अनिका वेद की गोद में से उठकर खड़ी हो गई और वेद का हाथ पकड़ते हुए उससे बोली, तो फिर चलिए, आज मैंने आपके लिए आपका फेवरेट खाना बनाया। जिसे सुनते हुए वेद भी उठ खड़ा हुआ, अच्छा, और ये बोलते हुए अनिका के पीछे चलने लगा कि तभी अनिका को कुछ ध्यान हुआ और उसका चेहरा एकदम फीका सा पड़ गया और कदम भी रुक गए। डॉट 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 क्या हुआ तुम्हें, तुम रुक क्यों गई? वेद ने जब उससे ये पूछा तो अनिका ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहा, कोई फायदा नहीं, वो सब ठंडा हो गया। आप इंटरकॉम से ऑर्डर करके कुछ मंगा लीजिए, वही खा लेंगे। वैसे भी जिस दिन के लिए ये दिन बनाया था वो तो खत्म ही गया। देखिए ना, रात के 12:15 हो रहे हैं। ये बोलते हुए अनिका अपना लटका हुए चेहरा लेकर एक बार फिर से उस बालकनी में जाकर बैठ गई और तारों को निहारने लगी। और यहाँ खड़े वेद ने उसके उदास चेहरे को देख कुछ सोचते हुए एक तरकीब लगाई और इंटरकॉम को उठाया और कुछ ऑर्डर करने लगा। कुछ देर बाद उसके रूम की डोर बेल बजी तो अनिका ने पलटकर देखा कि वेद उसके लाए खाने को हाउसकीपर को दे रहा था और वो लेकर चला भी गया। जिस पर अनिका ने सवाल किया, ये क्या किया आपने? तो वेद ने कहा, खाना अगर ठंडा हो भी गया तो क्या दोबारा गर्म नहीं हो सकता? ये बोलते हुए वेद अनिका के पास आकर बैठ गया और अनिका उसके स्वीट जेस्चर पर वो मुस्कुराने लगी और उसके कंधे पर अपना सर टिकाकर बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद दोनों ने अनिका के हाथों से बनाया हुआ खाना भी खा लिया, जो वेद को हर बार की तरह काफ़ी पसंद आया। और फिर अनिका वेद को लेकर अपने प्यारे से प्लान के मुताबिक उस मैट्रेस पर लेकर लेट गई और दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया। वेद अनिका के बालों को सहला रहा था और अनिका अपने हाथ से वेद के दिल की धड़कनों को नाप रही थी। फिर ना जाने उसे क्या सूझा, वो थोड़ा उठकर वेद की आंखों में देखते हुए बोली, वेद, आपको नहीं लगता कि आप कुछ भूल गए हैं?
अनिका के सवाल पर वेद की भौहें सिकुड़ गई और वो सोचते हुए बोला, क्या भूल गया। जब उसने ये कहा तो अनिका ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, मेरी तारीफ करना कि मैं आज कैसी लग रही हूँ। और क्या। अनिका ये सब इतनी मासूमियत से बोल रही थी जिसे देख वेद मुस्कुरा उठा और उसने थोड़ा उठ अनिका के होठों को चूमते हुए कहा, क्योंकि मेरी वाइफ हमेशा खूबसूरत लगती है तो उसे मेरी छोटी सी तारीफ की क्या जरूरत। ये बोलते वो अनिका के गाल को अपनी उंगलियों से सहला रहा था, जिसके जवाब में अनिका ने उससे कहा, लेकिन मुझे आपसे खुद की तारीफ सुनना अच्छा लगता है, वरना अब सब अधूरा सा लगता है। जिसे सुनते ही वेद थोड़ा उठकर पलटा और अनिका को अपने नीचे कर लिया, फिर खुद उसके ऊपर रहते हुए उसे अपने हाथों के घेरे में कैद कर लिया और उसके चेहरे के एकदम करीब झुकते हुए उससे कहने लगा, लेकिन मेरी तारीफ करने का तरीका कुछ अलग है। उसकी बातें सुनते हुए अनिका उसकी आंखों को पढ़ती रह गई और वेद ने उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और उसे किस करने लगा। फिर वो पल भर की सॉफ्ट किस अनिका को देते हुए बोला, मेरी वाइफ बहुत अच्छी और खूबसूरत लग रही है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है, जिसमें अब मेरी जान बसने लगी है। ये सब वेद जब कह रहा था तब वो अनिका के होठों से 1 इंच की ही दूरी पर था, जिससे अनिका उसकी सांसों की गर्मी को अपने चेहरे पर अच्छे से महसूस कर पा रही थी। जिसे सुनते ही अनिका धीमे से मुस्कुराने लगी तो वेद ने एक बार फिर से झुकते उसके लबों को चूम लिया और इस बार उसे पूरे पैशन किस करने लगा, जिसमें अनिका के हाथ उसके सीने पर चल रहे थे। फिर वेद उसके होठों से उसकी गर्दन की ओर बढ़ गया और वहां भी पूरी शिद्दत से चूमने लगा, जिससे अनिका इससे पहले उसके आगोश में अपने होश खो बैठती उसकी आंखों में एक बात झलकने लगी जो वो वेद से कह देना चाहती थी। ... वेद जरा सुनिए। अनिका का ये बोलना हुआ कि वेद ने उसके चेहरे के करीब जाकर उससे कहा, मैंने तुमसे कहा ना, डरो मत, मुझे मेरी लिमिट्स पता है, पर मैं क्या करूं, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता और ना ही रहना चाहता हूं। अपनी सर्द आवाज में वेद जैसे ही ये बड़बड़ाते हुए एक बार फिर से अनिका की नेक को ओर झुकने लगा तो अनिका ने उसके चेहरे को अपने हाथ भरते हुए उससे कहने लगी, वो सब नहीं, कुछ और कहना, मतलब बताना। ये बोलते हुए वो वेद के चेहरे को अपने एकदम सामने ले आई और वेद उसे उसकी बात पर सवालिया नजरों से देखने लगा कि तभी अनिका ने उसके भ्रम को तोड़ते हुए कहा, पहले आप मुझे आई लव यू बोलिए। अनिका का ये कहना वेद को काफी अजीब पर बहुत प्यारा सा लग रहा था और उसने उसके होठों को पहले चूमा, फिर उसे अपनी गर्म सांसों में घुली ठंडी आवाज में आई लव यू अनिका, आई लव यू सो मच कहा और उसे निहारते मुस्कुराने लगा। जिसे सुनते ही अनिका अपनी सुकून भरी नजरों से वेद की आंखों को तराशने लगी, फिर उसके गाल पर अपना हाथ रख उसे सहलाते हुए बोली, आई लव यू टू वेद। आज अनिका वो कह ही दिया जिसका इंतजार वेद न जाने कब से कर रहा था और आज अचानक अनिका ने उसके इंतजार को पल भर में खत्म कर दिया, जिससे वो एकदम दम रह गया। 47 प्यार भरी रात। आगे अनिका के यूं अचानक इजहार ने तो वेद को पल भर के लिए एक दमजमा सा दिया। अनिका उससे पहले भी अपनी दिल की बात कह तो चुकी थी पर नशे की हालत में, और आज जब वो ये सब अपने होश बोल रही थी तो वेद को अपने कानों पर जरा भी भरोसा नहीं हो पा रहा था। वो अपने भ्रम में ही डूबा हुआ था कि तभी अनिका ने आज पहल करते हुए वेद के होठों को चूम लिया और उसे किस करने लगी। तब कहीं जाकर वेद का ध्यान टूटा और उसे विश्वास हुआ कि अनिका सच में उससे अपनी दिल बात बोल रही थी। फिर धीरे से अनिका वेद के होठों से अलग हुई और दोनों एक दूसरे की आंखों में झांकने लगे। फिर अनिका मुस्कुराते हुए उसके गाल को अपने हाथ में भरते हुए अपने अंगूठे से सहलाने लगी तो वेद भी मुस्कुरा दिया और उससे पूछने लगा, क्या सच में? वो ये कहते हुए बस अपने आप को विश्वास दिला रहा था और अनिका ने अपनी हामी भरते हुए हम बोल अपना सर हिलाया और आगे कहने लगी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ वेद, बहुत ज्यादा। आई लव यू सो मच वेद। ये कहते हुए अनिका की आंखें कुछ नम सी हो गई थी और उसने वेद के माथे को अपने माथे जोड़ लिया था। ये सब सुन तब जाकर वेद को तसल्ली हुई और वो भी खिल उठा, जिससे उसने अपने और अनिका के होठों की दूरी जिसमें बहुत कम फासला ही बाकी था उसे तोड़ते हुए फिर एक बार अनिका को किस करना शुरू कर दिया। इस पैशन से भरी और डीप किस में आज अनिका भी वेद का पूरा साथ निभा रही थी, जिसे करते हुए वेद अब पूरी तरह से अनिका के ऊपर झुकते ही जा रहा था, जिससे उसके हाथ कभी अनिका की कमर को तो कभी उसकी पतली सुराही जैसे गर्दन को सहला रहे थे और अनिका कभी उसके चेहरे तो कभी उसके मजबूत बाजुओं को अपनी हथेलियों में कैद करने की कोशिश करने में लगी। इस एहसास में खोते हुए उसे इस बात तक का होश नहीं रहा था कि कब वेद की किस उसके जुनून यानी वाइल्डनेस में बदलने लगी और उसकी सांसों पर से उसका काबू खत्म सा होने लगा। पर वो आज वेद को जरा भी टोकना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका ये जुनून उसे सुकून जो दे रहा था,
पर वेद भी इतना बेरहम नहीं था। उसने जैसे ही अनिका को उसकी सांसों के लिए तड़पते हुए देखा, उसने अनिका उन गुलाबी होठों को जिन्हें उसने अपना प्यार लुटा पूरी तरह सुर्ख कर दिया था, उन्हें धीरे से आज़ाद किया। तब जाकर अनिका ने जल्दी जल्दी गहरी सांसें भरना शुरू किया, जहां उसकी भारी गर्म सांसें वेद की तेज सांसों से उलझने लगी। उसके शरीर की तपन वेद के बदन में आज एक अलग ही हलचल को जन्म रही थी, जिसे कम करने के लिए वेद ने अपने होंठ अनिका की गर्दन पर रख दिए और उसे चूमने लगा, जिससे अभी भी अपनी सांसों को साधने में लगी अनिका वेद की छुअन से अब सहने लगी। इस वजह से उसने अपनी आंखों को मूंदते हुए वेद की शर्ट के कॉलर को उसकी गर्दन के पीछे से अपनी मुट्ठियों में भींच लिया। यहाँ वेद को उसे चुमते हुए अनिका के जिस्म की खुशबू बहकाने में लगी थी और कहीं ना कहीं वेद को भी ये डर सताए जा रहा था कि उससे आज अनिका की मर्जी के बगैर कुछ हो ना जाए। पर वो अपने आप को रोकने में नाकाम सा साबित हो रहा था। उसका दिमाग एकदम बंद पड़ने लगा और ऊपर से उस चांद की रोशनी में दमकता अनिका का वो दूध सा गोरा रंग और वहां चल रही ठंडी हवाएं जो बार बार उसके बदन को ठंडा कर रही थी, जिससे अनिका के शरीर की गर्माहट उसे अपनी ओर खींचने में लगी थी। कुल साथ लाकर आज हर एक चीज उसे बहकाने की साजिश सी कर बैठी थी। इसी के चलते वो बस आज अनिका को अपने आगोश में भर लेना चाहता था। वो अब तक अनिका की गर्दन के हर हिस्से को अपने होठों से लगभग चूम चुका था, जिससे अनिका अब धीरे धीरे वेद गर्मी और खुशबू में खुद को भूलने लगी थी। और कहीं ना कहीं आज की रात वो भी वेद को खुद से जरा भी दूर नहीं करना चाहती थी। यहाँ वेद अब खुद से लड़ते हुए थक चुका था और उसने अनिका के चेहरे और उसकी गुलाबी आंखों में देखते हुए, जिनमें आज वेद को कुछ अलग ही नशा सा दिखाई दे रहा था, जिसे वो आज कैसे भी करके चख लेना चाहता था, उसने इन सब के चलते आखिरकार अनिका से पूछ ही लिया, जैसे कि मैंने कहा था, तुम्हारे कन्फेशन के बाद मैं रुकने नहीं वाला, तो क्या तुम तैयार हो? अपनी सर्द आवाज में वेद ने जैसे ही ये सब अनिका से पूछा, वेद के दिल की धड़कनें अनिका का जवाब सुनने के लिए तेज हो गई और यहाँ अनिका ये सब सुनते ही इतना शर्माने लगी कि उसने अपनी आंखें अपनी पलकों से ढक ली, जिस वजह उसका चेहरा जो पहले से ही गुलाबी पड़ चुका था वो अब और भी ज्यादा सुर्ख होने लगा, जिससे वेद को उसकी हिचकिचाहट का अंदाजा हो गया। पर फिर भी अनिका ने अपनी शर्म को दरकिनार कर वेद के होठों को फिर एक बार चूम लिया और बहुत धीरे से अपनी गर्दन हिलाकर अपनी रजामंदी वेद को दे दी, जिससे वेद के अंदर चल रही उथल पुथल शांत होने लगी और उसने तुरंत ही एक बार फिर से अनिका के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया और उन्हें पूरी जुनूनियत से चूमने लगा। उसे देख ऐसा लगता ना जाने कितने दिनों से वो इसी पल के इंतजार में बिल्कुल प्यासा हो चुका था और आज बस अपनी प्यास बुझा लेना चाहता था कि तभी अनिका ने उसे थोड़ा रोकते हुए धीरे से कहा, वेद मुझे यह और ठंड लग रही है, क्या हम अंदर चल सकते हैं? जिसके जवाब में वेद ने हम करते अपना सर हिलाया और उसके साथ उठते हुए अनिका हाथ थाम उसे वहां से रूम के अंदर ले आया और बालकनी के ग्लास डोर को लॉक कर लिया। फिर उसने अपने कदम उससे थोड़ी दूर जा चुकी अनिका की तरफ बढ़ा लिए और उसकी बढ़ती हुई आहट ने अनिका के दिल की धड़कनों रफ्तार पकड़ ली और वेद ने उसके पीछे पहुंचते ही पहले उसके बालों को उसकी गर्दन से प्यार से साइड किया और उसके कंधे पर किस करते हुए अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों में उलझा लिया। फिर उसके पेट पर ही अपने हाथ बांध उसकी पीठ को अपने सीने से सटा लिया। अब उसकी खुशबू लेते हुए उसकी नेक को चूमने लगा। इस समय अनिका ने वेद के एहसास में खुद को अपनी आंखें मूंद ली थी। फिर वेद ने अपने एक हाथ से उसकी ड्रेस की चेन को खोल दिया, जिससे अब अनिका की खुली और लचीली पीठ वेद के सामने थी, जिस पर वो अपनी उंगलियों के छोर को फिराने लगा, जिसने अनिका को पहले से कहीं ज्यादा गुना बेचैन कर दिया और वो झट से वेद की तरफ पलटकर उसके गले लग गई और वेद ने भी उसे अपनी बाहों में भरते हुए शांत किया। फिर अनिका की नेक को पीछे से थामते हुए उसके माथे को चूम लिया। तब जाकर अनिका कहीं शांत होने लगी। फिर वेद ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बेड पर बैठा दिया। इस समय अनिका काफी डरी नजर हुई थी और डर लगे भी क्यों न, आज वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा, जो शायद हर लड़की के लिए बेहद ही खास होता है, आज वो जीने जो जा रही थी। यही सब सोचते हुए उसकी आंखें वेद से अपनी नजरें चुराने में लगी थी, जिसे वेद ने पल भर में भांप लिया और फिर वो उसके और करीब आया और उसके गाल को सहलाते हुए बोला, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जिसे सुनते ही अनिका आखिरकार अपनी पलकें उठा वेद को निहारने लगी। फिर उसकी बात का जवाब देने के लिए उसने बड़ी ही मासूमियत से अपनी गर्दन हिलाई तो वेद ने उससे कहा, तो डर मत। ये बोलते हुए वेद ने अनिका को शांत कर ही दिया, जिससे वो उसे प्यार से देख हल्के से मुस्कुरा उठी। जिसे देख वेद ने उसके गाल पर किस किया, फिर उसके होठों की तरफ बढ़ गया और उसे किस करते हुए उसके ऊपर झुकने लगा, जिससे अनिका पीछे बेड पर लेट गई और वेद भी उसके ऊपर आ गया। इस बार वेद उसे किस करते हुए उसके नर्म होठों का नशा सा करने लगा था, जिसमें अब अनिका ने भी अपनी हिचकिचाहट, डर और शर्म को पूरी तरह से वेद की बाहों में आज़ाद कर दिया और अब वो भी वेद के होठों को पूरी तरह से महसूस कर उन्हें चूमने लगी थी।
जिससे वेद की वाइल्डनेस को हवा सी मिल गई और वो सॉफ्ट किस से एक पैशन से भरी वाइल्ड किस में कब तब्दील हो गई दोनों को ही पता ना चला। जिसके चलते अनिका के हाथ जो वेद बालों में चल रहे थे उन्हें वेद ने पकड़ उस सॉफ्ट बेड पर दबा दिया और फिर वो उसके होठों को छोड़ उसकी चिन से होते हुए उसकी नेक पर आ गया। वेद अपने गिले होठों से अनिका की गर्दन के हर हिस्से पर किस किए जा रहा था, जिससे अपनी आंखें मूंदे लेटी अनिका उसकी गिरफ्त में अब सहने लगी और उसकी चढ़ती सांसों की आवाज़ अब उस शांत करने में बिखरने लगी, जो वेद को उसकी ओर और भी ज्यादा अट्रैक्ट करने लगी। उन दोनों के दिल की धड़कनें वो तो पहले से उस कमरे में हर जगह सुनाई दे ही रही थी, जो हर पल और तेज होती जा रही थी। वेद की हर छुअन अनिका के लिए हर पल एक नए से एहसास में डूबो रही थी और यह वेद आज उसे तो अनिका ने जैसे पागल ही कर दिया था। उसकी खुशबू, उसकी तपन और उसकी सांसें, उसका सब कुछ आज वेद के लिए एक नई सी सौगात दे रहा था, जिसकी वो अब जिंदगी भर हिफाजत कर अपने पास संभाल कर रखना चाहता था, क्योंकि आज अनिका ने उस पर इतना भरोसा जताते हुए खुद को उसे सौंपने का फैसला जो लिया था। अब वेद ने एक हाथ से अपनी शर्ट के बटनों को लूज करना शुरू किया, फिर थोड़ा उठते हुए उसने अपनी शर्ट बेड की साइड में डाल दिया, जिससे अब उसकी मस्कुलर बॉडी अनिका के सामने और अब करीब थी, क्योंकि वेद एक बार फिर से उसके ऊपर झुकते हुए उसके होठों को चूमने लगा था, जिससे वेद की गिरफ्त से आज़ाद हो चुके अनिका के हाथ वेद की वाइट चेस्ट पर चलने लगे और फिर वेद की गर्दन को सहलाने लगे, जिससे वेद उसकी लूज ड्रेस को उसके कंधों से उतारना लगा, जिस पर आज अनिका ने पिछली बार की तरह अपनी हिचकिचाहट महसूस नहीं कराए और वेद उसे बड़े आराम से उतारने लगा और उसने उसकी ड्रेस को उसके बदन से उतार उसे अलग कर ही दिया, जिससे अब अनिका को इतनी शर्म आ रही थी कि वो अपनी आंखें वेद से मिलाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से उसने अपनी आंखों बंद ही किए रखा। यहाँ वेद उसके बदन को, जो उस कमरे में जल रही हल्की रोशनी में चंदन सा लग रहा था, उसे निहार रहा था। उसकी काया किसी मूर्तिकार की तराशी हुई मूर्त की तरह लग रही थी, जिसे वेद ने एक ही बार में अपनी आंखों में बसा लिया और एक बार फिर से अनिका के ऊपर आकर अपनी खूबसूरत और हसीन वाइफ के ऊपर अपना प्यार लुटाने के लिए उसके होठों को चुमते हुए उसकी नेक को, फिर उसके कंधे, और ऐसा कर वेद अनिका के शरीर के हर हिस्से को चुमते हुए अपनी छाप छोड़ने लगा, जिससे उसकी मस्कुलर बॉडी के नीचे दफन अनिका को वेद ने अपने से एकदम चिपका ही लिया था, जिससे वो दोनों ही एक दूसरे के शरीर की गर्माहट और खुशबू को अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। यह वेद के होंठ अनिका की गर्दन पर तो उसके हाथ अनिका की खुली पतली कमर को सहला रहे थे, जिससे अब अनिका धीमे धीमे आहें भरने लगी और उसके हाथ एक बार फिर से वेद के बालों में चलने लगे और वो अपनी बंद आंखों से सिर्फ वेद की खुशबू में मदहोश होने लगी। मदहोश तो वेद भी अनिका की खुशबू और उसकी गहरी सांसों की आवाज़ से होने लगा था, जिससे उसका जुनून अब अपने चरम पर बढ़ने लगा, जहां उसके लिए अपने होश और अपने पर काबू करना काफ़ी मुश्किल सा होता जा रहा था, जिसके चलते धीरे धीरे उसने अपने और अनिका के बचे हुए कपड़ों को निकाल जमीन पर डाल दिया और उसे अपने आगोश में भरने लगा। आज अनिका पहली बार किसी के साथ अपने आप को बांटने जा रही थी, वो भी उस इंसान के साथ जो उसके लिए कुछ महीने पहले बस एक अनजान राही था, जिसने उसका हाथ तब थामा था जब उसे किसी के सहारे की, किसी के सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि वो उस समय इतनी बड़ी दुनिया में बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। तभी वेद ही था जो उसका सहारा बना था, वो सहारा जिसने बिना किसी शर्त के उसका हर पल साथ निभाया और बदले में कभी कुछ नहीं मांगा और उल्टा अपना सारा प्यार उस पर लुटा दिया। यही सब सोचते हुए आज इस डेट पर आने से पहले अपने रूम के आईने के सामने बैठकर अनिका की आंखें नम हो गई थी और उसने तभी खुद से वादा भी कर लिया था कि वो आज वेद को अपने दिल की बात बताकर ही रहेंगी, और आज उसने अपने से किया वादा निभाया भी, और उसने खुद से अब एक वादा और कर लिया, हर पल हर लम्हा वेद के साथ रहने का, उसका हाथ पकड़ उसका साथ निभाने का। इसे वादे के बदौलत आज अपने आप को वेद को खुद की मर्जी से अनिका ने हमेशा के लिए वेद को सौंप दिया और इस प्यार भरे एहसास के साथ वेद अनिका को अपना बना, जिससे अनिका की आंख से एक आंसू की लकीर सी खींच गई, जिसे वेद ने अपने होठों से चूम लिया और दोनों की तेज चलती उन सांसों और शरीर की गर्माहट भरी तपन से उस कमरे का तापमान बाहर चलती ठंडी हवाओं के मुकाबले कहीं ज्यादा गर्म होने लगा। धीरे धीरे अब अनिका के हाथ वेद की उन मजबूत बाजुओं और उसकी पीठ पर ऐसे डोल रहे थे और अपने पकड़ भी कस रहे थे, जिसे मानो अब उस पर अपना हक जमा रहे हो। यह वेद ने भी अनिका के शरीर के हर हिस्से को छूकर अपनी छाप छोड़ दी थी। आज की रात उन दोनों के प्यार की गवाह बन चुकी थी। इस खूबसूरत रात का हर एक लम्हा उन दोनों के लिए एकदम अनमोल बन चुका था। वो दोनों एक दूसरे के आगोश में रहते हुए उस रात को वहीं रोक लेना चाहते थे और सुकून से भर देने वाले इस लम्हे में ये पूरी रात उन दोनों ने ऐसे ही मदहोशी के आलम में बीता दी। वेद अनिका को अपनी बाहों में भरते हुए समेट लिया था। अनिका अब इतना थककर चूर हो चुकी थी कि वो वेद के सीने से लिपटकर कब नींद के आगोश में चली गई।
ये ना तो उसे और ना ही वेद को पता चला और वो भी उसे सोता देख उसके सर को चूमते हुए उसे और कसके पकड़ सोने लगा। और दोनों यूं ही एक दूसरे के खुशबू के दरमियान एक सुकून भरी नींद में कैद हो गए। 48 रोमांस में खलल। आगे सुबह होते ही सूरज की किरणें जब उस ग्लास डोर से अंदर आते हुए वेद के चेहरे को छूने लगी तब जाकर वेद की आंखें खुली। और अपनी नींद टूटते ही उसने अनिका को खुद से लिपटा हुए देखा तो उसके चेहरा एक सुकून भरी मुस्कुराहट से भर गया। वेद ने अनिका के सिर को चूमा जो उसके होठों के एकदम करीब था। ऐसे करते हुए उनसे फिर अपनी उंगलियां उसके बालों में चला उसकी नेक को सहलाने शुरू कर दिया। आज वेद के पास कोई फिक्र नहीं थी और ना ही उसके चेहरे पर नजर आ रही थी, क्योंकि अनिका का प्यार पाकर आज उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने दुनिया की सबसे कीमती और नायाब चीज को पा लिया हो। और अनिका का प्यार सच में उसके अब सबसे ज्यादा जरूरी और कीमती बन चुका था, जिसे वो चाहकर भी खुद से दूर कभी भी दूर नहीं करना चाहता था। वेद ने अनिका के बालों की खुशबू लेते हुए उसके सुकून में अपनी आंखें मूंद ली, फिर अनिका को अपनी बाहों में एक बार फिर से कस के समेटने लगा, जिससे नींद में बेचैन अनिका ने अपना चेहरा वेद की तरफ कर लिया। अनिका इस समय उस सफ़ेद चादर लिपटी किसी परी की तरह लग रही थी, जिसे देख वेद को उसके प्यारे से मासूम चेहरे पर प्यार आ गया और उसने थोड़ा झुक उसके गुलाबी गालों को चूम लिया। फिर जब उसका इतने से मन नहीं भरा तो वो उसके गालों पर लगातार 5-7 बार किस करने लगा, क्योंकि उसे आज अनिका पर बहुत प्यार जो आ रहा था। और भी क्यों ना आज अनिका चेहरे जरूरत से ज्यादा जो खिल रहा था, जो शायद वेद के प्यार की ही देन थी। उसके छूने से अनिका ने झट से अपनी आंखें खोल दी और उसने पाया कि वो वेद के चेहरा के एकदम करीब थी, तो उसे निहारने लगी और उसके यूं देखते ही वेद ने धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग माई लव ... गुड मॉर्निंग, जिसका जवाब देते हुए अनिका ने कहा और धीरे से मुस्कुराने लगी। तो वेद ने उसके मुस्कुराते हुए होठों पर किस करते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? क्योंकि उसने अनिका के चेहरे पर एक हल्के दर्द की झलक देख ली थी और वो जानता था उसे वो क्यों हो रहा था, क्योंकि कल रात अनिका का फर्स्ट टाइम जो था ... मैं ठीक हूँ वेद। ये बोल वो वेद की तरफ एक बार फिर से खिलखिला उठी, जिसे देख वेद थोड़ा उठ उससे कहने लगा, ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ओके। ये बोलते हुए वो जैसे ही उठा तो अनिका ने खुद को उस चादर में और कसके लपेट अपनी आंखें बंद कर ली, जिसे देख समझ गया कि शर्मा रही थी। तो वेद को उसे सताने का एक नया बहाना सा मिल गया और वो उससे एक शरारत भरी मुस्कुराहट देने लगा, तुम मुझसे अभी भी शर्मा रही हो? वेद की बात सुनते ही अनिका शर्माते हुए मुस्कुराने लगी, तो वेद ने उसे छेड़ हुए हल्के से उसकी चादर खींचने की कोशिश करते हुए बोला, मैंने कुछ पूछा तुमसे? हम... तो अनिका ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, वेद मान जाए, ये बोलने लगी तो वेद हंसते हुए वहां से बाथरूम में चला गया। उसके जाने के बाद अनिका अपनी आंखें खोली और फिर कल रात के बारे में सोच शर्माता हुए मुस्कुराने लगी और फिर उस चादर में खुद को समेटते उठकर बैठ गई। फिर अपने पैरों के पास पड़ी वेद की वाइट शर्ट उठाकर वो पहनने लगी, जिसे पहनते वो अपने ऊपर शर्माते हुए हंसने लगी। फिर उसने उस शर्ट में से आती महक को महसूस करते हुए खुद को अपनी ही बाहों में अच्छे से समेट लिया और मुस्कुराने लगी। आज अनिका के चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखाई दे रहा था, जो शायद उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत की सवेरा का था, जिसे महसूस कर उसने एक गहरी ठंडी सांस भरी। उसके मन में अब वेद ही घूम रहा था, जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी का ये प्यार भरा सफर यूं ही उसका हाथ पकड़ते हुए पूरा करना चाहती थी और अब उससे कभी जुदा नहीं होना चाहती थी। यही सब सोचते हुए वो सपनों की दुनिया में कैद हो गई। कुछ देर बाद वेद फ्रेश होकर आ गया था और जब उसने अनिका को अपनी शर्ट पहने देखा जिसमें वो काफी क्यूट लगती, तो वो अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया, क्योंकि वो अनिका को पूरी फिट भी नहीं हो रही थी, बस उसकी थाइस तक ही आ रही थी और उसकी लंबी बाजुओं को उसने फोल्ड कर रखा था। और ऐसी ही हालत में वो अपने बिखरे कपड़ों को समेट जैसे ही वेद की तरफ पलटी, वेद को देख थोड़ा सहम सी गई, फिर थोड़ा शर्माते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी कि तभी वेद ने उसका हाथ पकड़ उसे अपनी बाहों में भरते हुए उससे कहने लगा, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि अगर तुमने मेरे कपड़े पहन लिए हैं तो अब क्या पहनूं? ये कहते हुए साफ दिखाई दे रहा था कि वेद बेवजह ही अनिका को तंग करने के लिए ये सब पूछ रहा था। ... मैं नहाकर वापस करती हूँ ना आपको, वैसे भी मैं इसे पहनकर थोड़े ही घर जाऊंगी। अनिका ने वेद की बात जवाब बड़ी ही मासूमियत से दिया, तो वेद ने उसे उल्टा चिढ़ाते हुए कहा, ओह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। उसकी शरारत भरी नजरों से अनिका पल भर में समझ गई कि वेद उसे बेकार में सता रहा था। हटाए वेद, जाने दीजिए। जब उसने अनिका को ऐसे हल्की नाराजगी से ये बोलते हुए देखा तो उसने अपनी पकड़ को अनिका पर और कसते उसे अपने और करीब कर लिया, फिर उससे बोला, अगर मैं जाने ना दूं तो? उसे ऐसा कहते हुए देख अनिका को उसके इरादे नेक नहीं लग रहे थे और वो वेद को अपनी मासूम नजरों से घूरते हुए बोली, जाने दीजिए ना वेद,
प्लीज। पर वेद अनिका को इतनी आसानी से छोड़ दे, ऐसा भला कभी हुआ था? जो होगा, और इस बात से कहीं ना कहीं अनिका भी वाकिफ थी। और वेद ने उसके बात की सच करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। ये सुनते ही वो वेद को अपनी टिमटिमाते हुई कंफ्यूज आंखों से देखने लगी। वो देख ही रही थी कि तभी वेद ने उसके भ्रम को झट से तोड़ते हुए कहा, आज के बाद और अभी से ही तुम मुझे आप करके बात नहीं करोगी। वेद की इस बात पर अनिका उसे हैरानी से देखने लगी। लेकिन क्यों? अपनी धीमी आवाज में वो जब वेद से सवाल किया तो वेद ने उसका जवाब देते हुए कहा, क्योंकि मुझे ये बहुत खींचा खींचा सा लगता है, और अब मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना बनाकर बात करो। हम। वेद की प्यार भरी बातें सुनते सुनते तो अनिका उसके चेहरे में कहीं खो ही गई थी, क्योंकि उसका वो भिगा चेहरा और गीले बिखरे बालों में काफी अट्रैक्टिव जो लग रहा था। पर वेद की पूरी बात वो अच्छे से समझ भी गई थी, जिसके जवाब में उसकी बात खत्म होते ही वो ओके कहने लगी। उसके ये बोलते ही वेद ने उसकी ओर अपनी भौहों को उचका इशारा किया तो वो कहने लगी, वेद, तुम अब मुझे जाने दोगे? ये सुनते हुए वेद ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ फैलाकर अनिका को बाथरूम में जाने का रास्ता दिया तो अनिका मुस्कुराते हुए वहां से बाथरूम में चली गई। फिर जब वो बाथरूम से बाहर आई तो उसने अपनी कल रात वाली ड्रेस पहन रखी थी, और आते ही वेद को उसकी शर्ट भी लौटा दी। फिर ड्रेसिंग टेबल पर जाकर अपने आप को आईने में निहारने लगी। इधर वेद ने अपनी शर्ट पहन ली जो अब अनिका की खुशबू से महक रही थी, जिससे वेद को तो बहुत खुशी सी हो रही थी कि तभी उसकी नजरें अनिका की खुली पीठ पर जा पहुंची, जिसे अब अनिका ढकने के लिए उसकी चेन लगाने लगी। पर वही हुआ जो हर बार होता है, आज भी अनिका को उसे लगने में परेशानी होने लगी, क्योंकि उसका हाथ पीछे पहुंच ही नहीं रहा था। कल घर पर भी उनसे जानकी से हेल्प ली थी वो, और अब वो उसे लगते हुए हताश हो चुकी थी कि तभी वेद ने आगे बढ़ उसकी हेल्प की और उसे लगाना शुरू किया। चेन लगाते ही वेद के इरादे कुछ अलग बन बैठे और उसने अनिका को अपनी बाहों में भरते हुए उसकी नेक पर किस करना शुरू कर दिया। उसकी गर्म सांसें अनिका की ठंडी गर्दन को छू रही थी, जिससे अनिका ने अपनी पकड़ वेद के हाथों पर कस ली जो उसकी कमर पर थे। अनिका अपनी आंखें मूंदे वेद के सेडेक्टिव टच के एहसास में खोने लगी, और यहाँ वेद जिसे अनिका की खुशबू ने दीवाना ही बना रखा था। वेद ने उसकी नेक पर किस करते हुए उसके ईयरलॉब को अपने होठों में दबा चूमने लगा, जो पूरी तरह से शर्म से लाल और तप चुके थे। वेद की छुअन से अनिका तो अपने होश ही खोने लगी, और दिल की धड़कनों और सांसें दोनों की ही गति दोगुनी हो गई, जिसे वेद साफ सुन पा रहा था। फिर वेद ने उसे अपनी ओर पलट लिया और उसकी कमर को थामते हुए अपने माथे को उसके माथे से जोड़ लिया, जिससे अनिका के हाथ भी उसके मजबूत कंधों से होते हुए उसके गले में खुद ब खुद चले गए, और दोनों यूं ही एक दूसरे के प्यार भरे एहसास में अपनी आंखें बंद कर मुस्कुराते हुए खोने लगे। इस एहसास ने रात के हर प्यार भरे लम्हे को आंखों में तैरा दिया, जिससे वेद ने धीमे से अपनी सर्द आवाज अनिका से कहा, आई लव यू अनिका, जिसे सुनते ही अनिका ने भी उसे झट से कह दिया, आई लव यू टू वेद। ये बोलते ही दोनों और भी ज्यादा खिल उठे। अनिका की रंगत एक बार फिर से गुलाबी होने लगी, और वेद ने उन दोनों के होठों के फासले को पल भर में दूर करते हुए उसके नर्म गुलाबी और मुस्कुराते हुए होठों को छू लिया और उसे किस करने लगा, जिसमें अनिका भी उसका पूरा साथ देते हुए उसके होठों को सॉफ्टली किस करने लगी। वो दोनों यूं ही पैशन के साथ चूमते हुए एक दूसरे पर अपना प्यार बरसा ही रहे थे कि तभी उनके रूम का डोरबेल बज गई, जिसके चलते वेद ने अनिका के होठों को आज़ाद कर दिया, जिससे अनिका गहरी सांसें भरने लगी। पर वेद के एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे हो गए थे जैसे किसी ने उसका बनाया हुआ काम बिगाड़ दिया हो। ... इसका अभी आना जरूरी था क्या? बेकार में डिस्टर्ब कर दिया। वेद के ऐसे कहने पर अनिका हंसने लगी, क्योंकि वेद को ऐसे परेशान देख उसे बड़ा मजा आ रहा था, जिस पर वेद उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरने लगा। वेद के ऐसा चेहरा देख वो अपनी हंसी को कंट्रोल करना का नाटक करते हुए उस ड्रेसिंग के आईने की तरफ पलट गई, और वेद ने जाकर गेट खोला, जहां एक हाउसकीपर उसके ऑर्डर किए हुए ब्रेकफास्ट की टेबल ट्रॉली लिए खड़ा था और उसे देख मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग सर जब ये बोला, तो वेद जो उसे ना जाने कब से घूरते हुए देख रहा था, क्योंकि उसने उसके रोमांटिक मूवमेंट को बर्बाद जो किया था, पर फिर भी वो उसे गुड मॉर्निंग बोला और उससे वो ट्रॉली अंदर ले ली। अंदर आने के बाद वेद अनिका का हाथ पकड़ते हुए उसे वहीं काउच पर लेकर बैठ गया और दोनों ब्रेकफास्ट करने लगे। तब वेद ने अनिका को थोड़ा हिचकिचा और दर्द के साथ थोड़ा संभल कर बैठते हुए नोटिस किया, तो उसने तुरंत अनिका से सवाल किया, तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा है? ऐसा कहते हुए उसने के हाथ को थाम लिया था और उसकी बातों में भी अनिका के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी, जिसे देख अनिका मुस्कुराते हुए वेद से कहने लगी, ये दर्द मुझे अच्छा लग रहा है वेद, क्योंकि ये दोबारा थोड़ा ना मेरी जिंदगी में आने वाला है। ये एहसास पहला और आखिरी तो है, इसलिए मैं ठीक हूँ।
अनिका अपनी बात को खत्म कर वेद को देख मुस्कुराते हुए उसके हाथ को सहलाने लगी तो वेद ने भी उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसके होठों को चूम लिया। डॉट 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 तुम्हारी इन्हीं बातों से ही तो तुम मेरा दिल हर बार जीत लेती हो, क्योंकि तुम कभी भी अपने दुख से सामने वाले को परेशान नहीं करना चाहती हो। वेद ये बोलते मुस्कुरा उठा और अनिका के एकदम करीब जा बैठा, फिर उसे अपने हाथों ब्रेकफास्ट करने लगा, जिसके बाद दोनों ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और घर की तरफ निकल गए। बंसल मैंशन। यहाँ पहुंचते ही वेद अनिका को लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा कि तभी उसकी नज़र लिविंग रूम के ग्लास डोर से बाहर गार्डन एरिया में उसे चिराग अकेले खड़ा दिखाई दिया, जिसे देख वो थोड़ा सोचने लगा और अनिका को बोला, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अनिका ने जवाब में अपना सर हिलाया और वो ऊपर जाने लगी और वेद बाहर गार्डन एरिया में जाने लगा, जहाँ उसने चिराग को पीछे से नोटिस किया जो कि वहाँ खड़े होकर सिगरेट की कश भरने में लगा था। चिराग को यूं सिगरेट भूखते देख वेद का चेहरे पर गुस्सा नजर नहीं आ रहा था, बल्कि वो अभी भी एकदम सपाट था और वो ऐसे ही उसके पास बढ़ने लगा। जब चिराग ने अपना टेंशन की लकीरों से तना चेहरा थोड़ा घुमाया तो वेद तुरंत उसके हाथ से सिगरेट ले खुद उसका एक कश लेने लगा, जिसे अपने पास देख चिराग एकदम हैरान रह गया और डर से उसका गला सूख गया। फिर वेद ने उस धुएं को अपने मुंह से उड़ते हुए चिराग से कहा, एक बार जब मैं 15 साल का था ना, तब मुझे भी पापा एक बार ऐसे ही चुप कर सिगरेट पीते हुए देख लिया था। जिसे सुनते ही चिराग हैरानी से वेद को देखने लगा, मगर वेद ने अभी तक चिराग की ओर अपना मुंह तक नहीं घुमाया था और वो ऐसे ही अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, पर उन्होंने मुझसे से कुछ कहा नहीं, बस मुझे ध्यान से देखा और उस सिगरेट को नीचे फेंक अपने पैरों तलों मसल दिया। उसके बाद फिर कभी मैंने सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। ये सब बोलते हुए वेद ने बिल्कुल वैसे ही उस सिगरेट को अपने पांव तले मसल दिया जैसा कि उसने बताया उसके टाइम पर उसके पापा ने था, और उसने चिराग को अपनी इंटेंस आंखों से देखकर अपनी पेंट की पॉकेट में अपने हाथ डाल दिए, जिसे देख चिराग जो पहले से ही परेशान नजर आ रहा था थोड़ा सकपका गया, और वेद ने उसके चेहरे को पढ़ने में जरा भी देर नहीं कि वो कुछ तो परेशान था। उसकी पीछे वजह थी चिराग इतने देर से यूं चुप रहना, जो उसने कभी नहीं किया था, वरना अगर चिराग नॉर्मल होता तो बोलने में 1 सेकंड का भी गैप नहीं करता और 100 बहने वेद को अभी बना देता है। उसकी चुप्पी वेद को खाने लगी तो उसने चिराग से खुद सवाल किया, तुम ठीक तो हो ना, या फिर किसी ने कुछ कहा है तुमसे? वेद की फिक्र भरी बात सुनते ही चिराग का मन कर रहा था वो अभी उसे सब बता दे, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। हाँ भाई, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा परेशान था और कुछ नहीं। चिराग की उदासी भरे जवाब से वेद को कुछ समझ में तो आने लगा था, पर फिर भी उसने चिराग से एकदम शांत ढंग से और प्यार पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम चाहो तो अपने भाई को बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूं। हम वेद की बात से चिराग पिघलने लगा और थोड़ा मासूम सा चेहरा बना बोला, भाई कोई मुझसे नाराज है उस गलती के लिए जो मैंने की भी नहीं। जिसे सुनते ही वेद का सारी बात समझ में आ गई और वो अपनी गर्दन हिलाते हुए हम करने लगा जैसे कि कुछ सोचने में लगा हो। यह परेशान चिराग उससे आगे कहने लगा, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, अब आप ही बताएं मैं उसे कैसे ये सच बताऊं और कैसे मनाऊं। चिराग ये सब इतनी बेचैनी के साथ वेद को बता रहा था कि वेद ने उसके चेहरे अच्छे पढ़ लिया और वो बोला, अगर ऐसे मुंह छुपा लिया तो कैसे उसे अपनी सच्चाई बता पाओगे? वेद की इस बात ने चिराग को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उसे उसकी बात सही लग रही थी। फिर वेद ने अपनी बात पूरी की, और रही बात मनाने की, तो छोटे प्यार में झुकना ही पड़ता है, फिर कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। हम ये बोलते हुए वेद एक उसकी बातों में डूब चुके चिराग की पीठ थपथपाते हुए वहां से जाने लगा कि तभी चिराग का ध्यान वेद की बातों पर गया और वो पलटकर वेद से चीखते हुए बोला, मैं किसी से कोई प्यार ब्यार नहीं करता। यहाँ जाते हुए वेद ने उसकी बात पर अपना हाथ हवा में हिलाया जैसे कि मानो वो उसे चिढ़ा रहा हो, और ये करते हुए वो वहां से चला गया। और इधर बेचारा चिराग और भी उलझन में फंस गया, मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं क्यों करूंगा उससे प्यार, ये भाई भी ना। ये सब बोल चिराग अपने आप को उन सब ख्यालों से बाहर लाने की कोशिश करने लगा, पर उसे इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उल्टा वो एक गहरी सोच में डूब गया, जिसमें बस शगुन का ही वो मुस्कुराता प्यारा सा चेहरा था, जिसने एक बार फिर से उसकी धड़कनों की रफ्तार बढ़ा दी थी।